Yes, let us go ahead. Today is the third lecture of GST. हमने अब तक क्या देखा है? Goods and Services Tax उसका full form होता है. Next, it has come into the effect from 1st July 2017. GST के पहले बहुत सारे अलग-अलग टैक्सेस थे. कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई करता था, कुछ स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करता था. कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता था तो कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही करता था. कोई स्टेट गवर्नमेंट लेवी करता था तो कलेक्ट भी स्टेट गवर्नमेंट ही करता था. एक ऐसा टैक्स था सीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता था लेकिन कलेक्ट करता था स्टेट गवर्नमेंट. ये ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा माई बाप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 247 ने क्या किया है, ये लेजिस्लेटिव पावर जो दी है वो दोनों को दे दी है, सेंट्रल एज वेल एज स्टेट. तो उनके लिए एक लिस्ट बनाई गई है, 3 लिस्ट दी गई है जिसको 7 शेड्यूल में दिया गया है. लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3. लिस्ट 1 को बोला जाता है यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 को बोला जाता है स्टेट लिस्ट एंड लिस्ट 3 को बोला जाता है कंकरेंट लिस्ट. ठीक है, ये तीनों लिस्ट आपको दिए गए थे. मैंने कल 7 शेड्यूल भी आपको दिखाया था. तो उसके हिसाब से ना, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट को राइट है वहां स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाता है, जहां पे दोनों को राइट है वो दोनों मिलके भी बनाते हैं. लेकिन अगर इफ देयर इज एन एनी कॉन्फ्लिक्ट, if there is any conflict between center and the state, तो कौन सा प्रिवेल करेगा, सेंट्रल क्या स्टेट? सेंट्रल. सेंट्रल प्रिवेल करेगा. एब्सोल्युटली राइट. फिर हमने देखा कि जीएसटी देखा जाए तो 1954 में फ्रांस ने अडॉप्ट किया था, सबसे पहली कंट्री पूरे वर्ल्ड में. हमारी कंट्री 140th कंट्री थी जिन्होंने इंप्लीमेंट किया 1 जुलाई 2017 को. आउट ऑफ 196 कंट्रीज, मोर देन 160 कंट्रीज हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड जीएसटी. तो हम ग्लोबलाइजेशन की दौर जा रहे हैं, क्योंकि जहां पे सारे कंट्रीज एक ही जगह पे जा रहे हैं तो हम भी जा रहे थे वहां पे. हमने 1 जुलाई से इसको इंप्लीमेंट किया. इसके वजह से क्या हुआ, जो भी जूने पुराने इतने सारे टैक्सेस थे वो सब एक जगह पे क्लब हो गए, सब एक जगह पे क्लब हो गए. तो पहले लगता था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन द मैन्युफैक्चर, वैट लगता था ऑन द सेल, सीएसटी लगता था ऑन इंटर स्टेट सेल, लग्जरी टैक्स लगता था जब आप लग्जरी गुड्स या सर्विसेज लेते थे, सर्विसेज टैक्स लगता था ओनली ऑन द सर्विस व्हिच वाज ब्रॉट इनटू इफेक्ट फ्रॉम द फाइनेंस एक्ट 1994. एब्सोल्युटली राइट. और उसके बाद हमने देखा कि डॉक्ट्राई टैक्स भी होता है, एंट्री टैक्स भी होता है, एलबीटी भी होता है, ये भी सारे हमने देखे थे. ठीक है, तो ये सारे के सारे टैक्सेस क्लब हो गए एक जगह पे. फिर हमने देखा कि जीएसटी में ऐसे भी कोई प्रोडक्ट्स है जो जीएसटी के दायरे में ही नहीं आए हैं, अभी तक जीएसटी के दायरे में ही नहीं आए हैं. मिल्क, पनीर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्रीकल्चर ये दायरे में है लेकिन उसका रेट 0% है. ऐसे कोई प्रोडक्ट जो दायरे में ही नहीं है. तो पहला है आपका पेट्रोल, दूसरा है आपका डीजल, तीसरा है आपका क्रूड ऑयल, चौथा है आपका नेचुरल गैस एंड पांचवा है जिसके बेसिस पे आपका एरोप्लेन चलता है, हेलीकॉप्टर चलता है, एविएशन टरबाइन फ्यूल. ये 5 चीजें इसके दायरे में ही नहीं है. फिर हमने कल देखा सर टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स के ऊपर दोनों के दोनों टैक्स लगाते हैं. जीएसटी भी लगता है अभी भी, पिछले जमाने का सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और वैट भी लग रहा है. यस एवरीवन, अभी भी वैसा ही लग रहा है वो. अब नेक्स्ट, फिर हमने कल देखा अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. अरे सर, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नार्कोटिक्स, ओपियम, ये सारी चीजें पे मालूम है क्या, यूनियन लिस्ट को सर राइट इच नहीं थी पहले से ही. 1 जुलाई 2017 के पहले राइट इच नहीं थी उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाने की. हाँ या नहीं एवरीवन? अरे हाँ या नहीं बोलो. किसको राइट थी? स्टेट गवर्नमेंट को राइट थी. तो इसके वजह से क्या हुआ कि ये जो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है ना, वो अभी भी, आज भी इसके ऊपर क्या लगता है सर, अभी भी स्टेट गवर्नमेंट ही उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा रही है और वैट लगा रही है. वो जीएसटी लगता नहीं है दारू के ऊपर. लेकिन ऐसी दारू जो कमर्शियल कंजम्पशन के लिए है, जो सैनिटाइजर में यूज होता है, जो आपके वो उसमें नहीं, क्या इसमें भी तो दारू होता है ना, आफ्टर शेव लोशन, आपके वो डिओड्रेंट में भी दारू रहती है. तो वो आप पीते नहीं हो, लेते नहीं हो, वो पीने लायक नहीं होती है. वो दारू कमर्शियल या अदर कंजम्पशन के लिए है, तो इसके लिए उसके ऊपर जीएसटी लगता है. लेकिन अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है. ठीक है, ओके. अब यहां होने के बाद मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा. आप जरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपके घर में रहेगा तो लेक्चर के बाद देख लेना, अगर किसी का पास अभी है तो प्लीज लेके आओ,
मैं यहाँ पे स्पॉटलाइट पे दिखाना चाहूंगा इमीडिएटली। किसी के पास है क्या? मैंने नहीं लाया। किसी के पास है? जल्दी कौन है? कौन है जल्दी बोलेगा सर मैं लेके आता हूँ? कौन बोलो तो सही ना सर, क्या मैं लेके सर? आता हूँ। क्या? इलेक्ट्रिसिटी का बिल, घर का कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कल परसों, ये पिछले महीने का, इस महीने का, जरा दिखाओ दो। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेके आओ ना प्लीज। कोई ना कोई, कौन लेके आ रहा है? मम्मी या पापा से मांगो ना, वहां पे मम्मी रहेगी तो एक बार दिखाओ ना, उनसे बोलो ना, देखो दो करके। हाँ, कौन जा रहा है? अच्छा अनिकेत, जा लेके आ। और मेरे को है ना स्पॉट कैमरा ऑन करके दिखा दे, ठीक है। अपन इलेक्ट्रिसिटी बिल को जरा ध्यान से देखेंगे। क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर जीएसटी लगता है क्या, जरा देखेंगे अपन। इलेक्ट्रिसिटी के बिल के ऊपर जीएसटी लगता है क्या, जरा देखेंगे अपन, ठीक है। आई एम वेटिंग, कम ऑन, बी फास्ट। मैं यहाँ पे नहीं तो मैं ऑनलाइन देखूंगा यहाँ पे। चलो ऑनलाइन देखता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आया क्या अनिकेत तू? नॉर्मली आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ऐसा आता है, ठीक है। ये देखो, देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भी मिल सकता था मुझे आसानी से। ये देखो यहाँ पे, हाँ देखो कहीं पे भी यहाँ पे जीएसटी वर्ड लिखा है क्या? कहीं पे भी नहीं है। आप देखो आपके घर में जो भी जीएसटी बिल रहेगा आपके हाथ में, कभी भी जीएसटी नहीं लगता है उसके ऊपर, ठीक है। तो विच मींस इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो केप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ। अच्छा मैं नेचुरल गैस भी भूल गया था ना आपको, किसके दायरे में? नेचुरल गैस मैंने आपको बोला नहीं था, ठीक है। नेचुरल गैस इज आल्सो आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ जीएसटी। रीजन, आई टेल यू रीजन। बच्चा लोग, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर टैक्स लगाना ये यूनियन लिस्ट में था ही नहीं, वो स्टेट लिस्ट में था। सर क्या बोल रहे हैं आप? अरे बच्चा लोग, मुझे ये बताओ, आपको इलेक्ट्रिसिटी किसकी आती है? इंडियन एसईबी की आती है क्या महाराष्ट्र एसईबी की आती है? अरे बोलो ना, एमएसईबी की आती है क्या इंडिया से आती है? अरे बोलो ना यार, दिल्ली से आती है क्या? MSCB. एमएसईबी की आती है। तो कॉमन सेंस है क्या नहीं कि वो वाला जो बिल अगर एमएसईबी से आता है तो वो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र ही सप्लाई हुआ है। तो बताओ उसके ऊपर ड्यूटी कौन लगाएगा? स्टेट लगाएगा क्या मोदी जी लगाएगा? स्टेट State. लगाएगा क्या मोदी जी लगाएगा? स्टेट लगाएगा। State. तो इसीलिए मैं 7 शेड्यूल वापस आपको एक बार दिखा देता हूं और आपको बता देता हूं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ड्यूटी क्या स्टेट लिस्ट में थी, क्या कंकरेंट लिस्ट में थी, क्या मेरे यूनियन लिस्ट में थी? अगर स्टेट लिस्ट में थी तो वो क्या जीएसटी में एब्जॉर्ब होगा? नहीं सर, तो वो जीएसटी में एब्जॉर्ब हो ही नहीं। तो इसीलिए उसके ऊपर का टैक्स जो है आज भी जूना इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के हिसाब से टैक्स लगता है, अब भी नहीं, हमारे जीएसटी वीएसटी नहीं लगता है। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड्स। अंडरस्टूड एवरीवन? प्लीज रेज योर हैंड्स। प्लीज रेज योर हैंड्स। अंडरस्टूड Yes, sir. एवरीवन? ओके चलो आगे बढ़ते हैं यस अपन। सर। मैं तो अभी आपको है ना 7 शेड्यूल दिखा देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी का, बस ठीक है, दिखा देता हूँ आपको। फाइन, ये आपको 7th शेड्यूल एक बार दिखा देता हूँ। उमेश सीएस एग्जीक्यूटिव 7th शेड्यूल मैंने आपको ये भेजा नहीं है ना 7th शेड्यूल, अभी लाइव भेज देता हूँ। तो आपको घर में जब भी है ना इच्छा हो 7th शेड्यूल देखने की तो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको भेज देता हूँ, आपने अगर सर्च भी किया तो भी चलेगा, नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। पावर भी बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। जरा देखते हैं सर्च इलेक्ट्रिसिटी, पहले सर्च करके देखते हैं कहाँ पे आता है। इलेक्ट्रिसिटी आ गया। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे देखो, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है जरा देखो तो, देखो तो, देखो तो, देखो तो, देखो तो, देखो तो, आया क्या? कंकरेंट लिस्ट में आया सर। पावर डालते हैं, पावर, पावर डालते हैं। टैक्सेस ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। टैक्सेस ऑन द, ये देखो आगे 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 टैक्सेस ऑन स्टेट लिस्ट में आया क्या? जरा देखो, ये स्टेट लिस्ट नंबर 2 है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हम टैक्स के बारे में बात करते हैं ना, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपका कहां पे बोला गया है? 7 सेकंड लिस्ट में दिया गया, मतलब स्टेट लिस्ट में दिया गया है, ओके। सो वो है आपका एंट्री नंबर 53, वो आपके स्टेट लिस्ट में है, इसीलिए ना जीएसटी उसके ऊपर लागू नहीं होता है, ओके एवरीवन। सो आपको वही सारी पीपीटी एक बार वापस दिखा देता हूं, अब तक हमने क्या क्या किया है, एंड लेट अस गो हेड फर्दर, ठीक है। ये आपका पार्ट 1, ओके। एक बार क्विक ग्लैंस करूंगा मैं, एकदम फास्ट ग्लैंस करूंगा आपको, ठीक है, एकदम फास्ट ग्लैंस करूंगा मैं, फास्ट ग्लैंस ऑफ वॉट एवर वी हैव सीन टिल नाउ, ठीक है। एक मिनट शेयर करना था मुझे, ओके डन। ये फास्ट ग्लैंस एकदम क्विक,
ओके, तो ये है आपका नेक्स्ट वाई टैक्स। टैक्स क्यों है, कम क्यों रहता है, टाइप ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रेवेन्यू टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया कैसा होता है, 3/7 शेड्यूल, इनडायरेक्ट टैक्स पिछले के टाइम पे क्या क्या थे, मैन्युफैक्चर के ऊपर लगता था एक्साइज, सेल के ऊपर लगता था आपका वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, या अलग अलग स्टेट के। फिर ये कल मैंने एक खास लिखवाया था आपको, इसके ऊपर का 1 मार्क आना कंपलसरी है, ये प्लीज बड़ा लिख के लो, ये इसके ऊपर 1 मार्क कहाँ ना कहाँ से तो आएगा ही 100%। पिछले टैक्सेस के बारे में कहीं ना कहीं 1 मार्क तो पक्का आएगा ही एमसीक्यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बता देता हूं और पिछले वाले टैक्सेस में क्या क्या प्रॉब्लम थे, क्योंकि जब तक मैं आपको प्रॉब्लम नहीं निकालूं उतना आपको सॉल्यूशन में मजा नहीं आएगा। तो सॉल्यूशन में मजा करने के लिए पहले प्रॉब्लम देखना जरूरी है। सेंट्रल एक्साइज में मालूम है बहुत सारे रेट्स होते थे, 2%, 6%, 10%, 18%, 24%, 27%, अलग अलग। और उसके वैल्यूएशन करने के भी तरीके अलग रहते थे, कि अगर आपने ना ये प्रोडक्ट बनाया तो उसका ऐसे वैल्यू करेंगे, आपने बाई प्रोडक्ट निकाला तो ऐसा निकालेंगे, आपने अगर को प्रोडक्ट निकाला तो उसका ऐसा वैल्यू होगा। इतना बड़ा था एक्साइज ड्यूटी, इतना बड़ा था, यस एवरीवन, इतना बड़ा था एक्साइज ड्यूटी, लोगों को पढ़ने में हैरान हो जाते थे कि इतना बड़ा लॉ था ये। यहाँ पे क्या होता था, सेनवैट जो है वो आपको अलग अलग, सेनवैट मतलब एक्साइज ड्यूटी ही आपको अलग अलग कंपोनेंट्स में भी देना पड़ता था। अगर आप सिगारेट्स बना रहे हो तो आपको उसके ऊपर अलग से सरचार्ज लगाया जाता था, सरचार्ज बोला जाता था उसको, अलग से पेनल्टी चार्ज बोल सकते हो आप। एजुकेशन सेस लगाया जाता था, एडिशनल ड्यूटी लगानी पड़ती थी, अलग अलग एजुकेशन सेस, हायर एंड सेकेंडरी एजुकेशन सेस, बीच में उन्होंने स्वच्छ भारत सेस भी डाला था, किसान सेस भी डाला था, कुछ कुछ अलग अलग सेस डालते थे वो। इसमें इंसान तकलीफ हो जाता था, वो बोलता था मैं तो अलग अलग रेट भी याद रखूं, इनके भी रेट्स अलग से याद रखूं, और अलग अलग तुमने वैल्यूएशन सिस्टम भी दिया था इतने बड़ी बुक में, ठीक है। और एक्साइज किस पे लगता था, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर लगता था। आगे जाके इसका बेनिफिट किसको नहीं मिलता था, क्या बेनिफिट नहीं मिलता था वो आपको बता देता हूं, सेट ऑफ प्रोविजन। सेट ऑफ क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, सेट ऑफ क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। इसका सेट ऑफ नहीं मिलता था, क्या सेट ऑफ नहीं मिलता था वो मैं आपको बताता हूं, पहले ये प्रॉब्लम समझ के लो। नेक्स्ट सर, प्रॉब्लम है ना सेल टैक्स में भी बहुत था। सोचो बच्चा लोग, कल मैंने आपको बताया ना मैंने एक मोबाइल की कंपनी बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बिजनेस बढ़ते ही जा रहा था। फिर अचानक से जब बिजनेस बढ़ाते जा रहा हूँ, या मशीनरी की फैक्ट्री डाली थी, करेक्ट, मशीनरी की। अब सोचो मेरा बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, और अहमदनगर में ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, जगह मेरे को मिल नहीं रही थी। तो मैंने क्या सोचा, मेरे को एक्सपैंड करने के लिए दूसरी जगह मैंने डाल दी, सपोज गुजरात में दूसरी फैक्ट्री डाल दी, वहां पे बहुत बढ़ रहा था मेरा बिजनेस, अब बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। अब सपोज ये सिनेरियो है 1 जुलाई 2017 के पहले, 1 जुलाई 2017 के पहले मेरा यूनिट एक महाराष्ट्र में है, और मैंने अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया गुजरात में। गुजरात में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगा, हाँ सर लगेगा, क्योंकि सेंट्रल एक्साइज का है। सर्विस टैक्स लगेगा, हाँ सर लगेगा। यहाँ महाराष्ट्र में कौन सा वैट लगता था मेरे को, महाराष्ट्र वैट। गुजरात में क्या महाराष्ट्र वैट लगेगा, क्या गुजरात वैट लगेगा, महाराष्ट्र वैट लगेगा क्या गुजरात वैट लगेगा, अरे बोलो ना कौन सा लगेगा, गुजरात गुजरात वैट। वैट। गुजरात वैट मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी क्या नहीं पड़ेगी, अरे बोलो ना, क्योंकि स्टेट ने अपने अपने हिसाब से एक्ट बनाने लगे थे। हाँ, ऐसा भी हो सकता था कि जो मशीनरी में यहाँ पे बना रहा था, मेरे महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने बोला था इसके ऊपर 12% वैट लगाओ, गुजरात कहता है हमारा स्टेट मस्त पे की डेवलप्ड है, बहुत अच्छा है, हम आपसे सिर्फ 8% वैट लेंगे, लेकिन आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है, वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ये रिटर्न भरने का, वो रिटर्न भरने का है। महाराष्ट्र कहता था साल में एक बार रिटर्न भी भरा तो भी चलेगा, गुजरात कहता था साल में आपको 4 रिटर्न भरने पड़ेंगे। माय गॉड, बिजनेस अलग से डालने में भी गलती कर दी, अरे यार, लेकिन 8% मेरे 4% बच रहे हैं ना यार, 8% सब बोल रहे हैं गुजरात वाले, चलो वहां पे यूनिट डालेंगे। लेकिन गुजरात में भी तो एंट्री टैक्स होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, अरे बोलो ना, एंट्री टैक्स होगा, हाँ, ऑक्ट्राई होगा, यस एलबीटी सर। होगा, तो वहां पे अलग से, मतलब। और दूसरी चीज, यहाँ पे अगर मेरे को असेसिंग ऑफिसर से बात करेंगे तो कौन सी भाषा में बात करेंगे रे अपन, यहाँ पे अपना वैट के गवर्नमेंट को अगर बात करने का डिपार्टमेंट में कौन सी भाषा में बात करेंगे अपन, बोलो ना यार, कौन सी भाषा में बात करेंगे, मराठी में, अरे हाँ या नहीं, मराठी में बात करेंगे। यस गुजरात में सर। मुझे किससे बात करनी पड़ेगी, गुजरात में गुजराती। अब मेरे को वहां पे गुजराती। तकलीफ होगी क्या नहीं होगी, मुझे तकलीफ होगी क्या नहीं, मुझे ट्रांसलेटर को लेके जाना पड़ेगा साथ में, अरे यार ये तेना उसको गुजराती के अलावा आता नहीं है। अब सोचो, अरे गुजरात एक आधे बार गुजराती समझ भी जाती है, अगर मैंने तमिलनाडु में डाला तो, अगर मैंने चेन्नई में डाला तो, सोचो बेचारा एक इंसान जो ग्रो करना चाहता है, लेकिन
1 जुलाई 2017 के पहले इतने गंदे और वाहियात एक्ट्स बना के रखे थे सभी गवर्नमेंट ने। अब मुझे बताओ, तमिलनाडु का भी एक वैट होगा, उसका भी अलग टैक्सेशन सिस्टम होगा, उसका भी अलग से वैल्यूएशन सिस्टम होगा, वहां के भी रेट्स अलग हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? अच्छा सिंपल है ना, बाकी भाड़ में जो छोड़ो। पेट्रोल का रेट क्या है, महाराष्ट्र में सेम है और दिल्ली में सेम है, गोवा में सेम है, हाँ या नहीं? अरे बोलो आज की तारीख में बताओ, क्या सेम है, हाँ या नहीं एवरीवन? कभी भी सेम नहीं है सर, हर जगह में अलग अलग रेट है, हाँ या नहीं? एवरीवन हैज अ डिफरेंट रेट, यस और नो? सर एवरीवन हैज अ डिफरेंट रेट। क्यों? क्योंकि सर पेट्रोल का सोर्स हर जगह पे अलग अलग है। तो वैसे ही क्यों ये रेट अलग हो रहा था? क्योंकि आज भी पेट्रोल के ऊपर कौन रेट लगा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ही टैक्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट मिलके लगा रहे हैं वो। तो इसीलिए उसके रेट्स फ्लक्चुएट हो गए हैं। लेकिन आज जीएसटी आने के बाद अगर रेट इस मोबाइल के ऊपर 18% बोला है, तो ये मोबाइल में आइदर महाराष्ट्र में बनाऊं, गुजरात में बनाऊं, तमिलनाडु में बनाऊं, कलकत्ता में बनाऊं या जम्मू एंड कश्मीर में बनाऊं, इसके ऊपर कितना जीएसटी लगेगा? इसके ऊपर कितना जीएसटी लगेगा? 18% ही लगेगा। क्यों? बिकॉज सर अभी सारे एक्ट एक जगह पे घुस गए हैं, सो इट इज अ यूनिफॉर्म रेट नाउ, इट इज अ यूनिफॉर्म रेट नाउ। इसीलिए ना आपको यहाँ पे आसानी हो जाती है, दैट यू कैन एक्सपेंड अक्रॉस। स्टेट लॉ में क्या होता था? बहुत मुश्किल होता था। आपने अगर अलग स्टेट गवर्नमेंट में गए, आप अलग स्टेट में गए और अलग स्टेट में आपने बिजनेस चालू किया, सोचो वहां पे कितनी तकलीफ होगी आपको। क्योंकि भाषा, दूसरा कल्चर, तीसरा एक्ट, चौथा कंप्लायंसेस, माय गॉड, और अलग अलग रेट्स भी हो सकते हैं वहां पे। स्टेट लॉ में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। और पहली बात, आपने अगर गुजरात में फैक्ट्री डाली तो चुपचाप ऐसे जाके फैक्ट्री खोलने चलेगा क्या? क्या वहां के भी रजिस्ट्रेशन करने पड़ेंगे? अरे बोलो ना, रजिस्ट्रेशन, फैक्ट्री लाइसेंस करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा? अरे बोलो ना, हाँ या नहीं? करना पड़ेगा ये भी सर। करना पड़ेगा। सारा प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन, वैट का रजिस्ट्रेशन, अलग से वहां का एक्साइज का रजिस्ट्रेशन। माय गॉड सर, एक फैक्ट्री डाली तो मेरे को इतने सारे रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे भी वही करना पड़ा, वहां पे भी वही करना पड़ा, तीसरी फैक्ट्री डाल दो वहां पे। तो सोचो बच्चा लोग, हम तो बहुत छोटा सा बिजनेस सोच रहे हैं जो 2 स्टेट में है। सोचो रिलायंस, टाटा, बिरला, इनके क्या हालत होते होंगे यार? जरा सोचो ना, कितने हालत होते रहेंगे। अरे बाकी का छोड़ो, बैंक लोगों का कितना हाल होता होगा। बैंक तो हर जगह पे है। अरे हाँ या नहीं एवरीवन बोलो? मतलब हर जगह पे वहां के आदमी का वैट जिसको जानकारी है, वो लोग को अपॉइंट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने वो लॉ पढ़ा होगा। हमने तो वो लॉ पढ़ा ही नहीं है। हाँ या नहीं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पकड़ के चलो, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं महाराष्ट्र वैट ही पढ़ूंगा ना। मैं काय को कर्नाटका वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ूंगा, मैं काय को कोलकाता वैल्यू एडेड टैक्स पढ़ूंगा। मेरा क्लाइंट तो यही का होगा, कलकत्ता का नहीं होगा। लेकिन मेरा क्लाइंट ने बोला मेरे को कलकत्ता में फैक्ट्री डालनी है, माय गॉड, अवघडच झालं रे बाबा मला। हाँ, तो मेरे को वहां पे प्रॉब्लम आएगा। रीजन, देन आई विल व्हाट आई विल डू, मैं कलकत्ता का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म देखूंगा, ये सुन ना, ये मेरा क्लाइंट है, उसने वहां पे एक यूनिट डाला है, वहां का वैट का काम तू कर रहे, मैं नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि अलग वैट है रे। मेरे को यहाँ पे क्या मतलब समझेगा वो? वहां पे साला बंगाली में बात करेंगे, मेरे को वो भी नहीं मालूम, काय को मैं जिम्मेदारी लूंगा उसके लिए? हाँ या नहीं एवरीवन? अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? अरे समझा कि नहीं यस समझा? सर। ओके, सो यहाँ पे देखो Yes, sir. आपके क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। अंडर वैट डिफरेंट स्टेट्स वर चार्जिंग डिफरेंट वैट rates at the different rates. ठीक है, नेक्स्ट, अंडर वैट देयर वर लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसेस, कहीं पे भी प्रोसेस सेम नहीं था। अलग अलग स्टेट ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन का बोला था, किसी ने बोला ऑनलाइन तो किसी ने बोला ऑफलाइन, किसी ने कहा आधार कार्ड, किसी ने कहा ड्राइविंग लाइसेंस, किसी ने कहा फैक्ट्री लाइसेंस, तो किसी ने कहा शॉप एक्ट। माय गॉड, ओके। पेमेंट के भी अलग अलग स्ट्रक्चर, किसी ने कहा ऑनलाइन तो किसी ने कहा ऑफलाइन, किसी ने कहा 100%, किसी ने कहा एडवांस, किसी ने कहा 50%, किसी ने कहा 50% बाद में, किसी ने कहा 80% अभी 20% बाद में। रिटर्न फाइलिंग कोई बोलता है मंथली, कोई बोलता है क्वार्टरली, तो कोई बोलता है ईयरली। असेसमेंट प्रोसीजर कोई बोलता है पहले ये हिसाब से मिलो, फिर वो हिसाब से मिलो, फिर ये हिसाब से मिलो, कोई बोलता है डायरेक्टली वो हिसाब से मिलो। ओके, रिफंड मैकेनिज्म, एक्स्ट्रा पैसा दे दिया तो रिफंड करने के लिए क्या है, 2 महीना रुकना पड़ेगा, कि रिफंड करने के लिए 6 महीना रुकना पड़ेगा। अरे ये फॉर्म भरना पड़ेगा पहले, फिर ही रिफंड मिलेगा, इसके बिना रिफंड नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, which was complicating the entire compliance mechanism.
Example, an organization having offices in different states were required to follow the laws of respective states. जिसने भी जो स्टेट में ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया हुआ बनाया है और उसको उस स्टेट का है ना लॉ को फॉलो ही करना पड़ेगा। वो तब ये नहीं बोल सकता है कर्नाटका में बैठ के, अरे महाराष्ट्र में तो ऐसी प्रोसीजर है, हाँ ये ऐसी प्रोसीजर ही लागू, अरे नहीं रे बाबा असं नहीं चालणार। वो बोलेगा अपनी भाषा में, जो भी वो कन्नड़ की भाषा में बोलेगा, ओके ये ना कौन दो रंबो इष्टो करके कुछ तो बोलेगा वहां पे, हाँ आऊं तुझार मोग करता ऐसा कर कुछ बोलेगा, हमारा कहीं समझत नहीं, तो उसके इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी भाषा समझनी पड़ेगी और उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट, स्टेट लॉ में और भी प्रॉब्लम था, वैट डीलर्स को है ना एक्साइज ड्यूटी का सेट ऑफ नहीं मिलता था, वो रोता था। सर्विस टैक्स का सेट ऑफ नहीं मिलता था, सेट ऑफ क्या होता है बाद में बता देता हूँ। इन शॉर्ट, जो वो एक्साइज ड्यूटी के लिए पे करता था ना, उसका उसको रिफंड नहीं मिलता था या एडजस्टमेंट नहीं मिलती थी। सर्विस टैक्स के ऊपर अगर कोई पे करता था ना, तो उसकी एडजस्टमेंट या रिफंड नहीं मिलती थी। अगर उसने कोई भी सीएसटी पे किया है ना, तो भी उसकी एडजस्टमेंट या रिफंड नहीं मिलती थी। अगर उसने कोई लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्रा, एलबीटी भरा है ना, तो भी उसकी एडजस्टमेंट नहीं मिलती थी। देखो बेचारा बेचारा डीलर रोते ही जा रहा है, ओके उसके वहां पे ना टैक्स बर्डन बढ़ते ही जा रहा था। ओके अगर उसने कोई अगर इंपोर्ट किया और इंपोर्ट के सामने उसने एडिशनल ड्यूटी भरा है कस्टम्स का, सैड बोला जाता है उसको, सैड मतलब स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, तो उसको भी वो रिफंड नहीं मिलता था, उसको भी कोई सेट ऑफ नहीं मिलता था उसको। अगर उसने कोई रिपेयर, मेंटेनेंस, कंसल्टिंग के लिए अगर कोई वैट भरा हुआ है, तो भी उसका सेट ऑफ नहीं मिलता था उसको। तो विच मींस उसका रेट बढ़ते ही जा रहा था प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि इतने सारे टैक्सेस भरने के बाद डेफिनेटली है कि मेरी प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ने ही वाला है, घटने नहीं वाला है। अगर प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा इन्फ्लेशन बढ़ने ही वाला है, ठीक है। सर्विस टैक्स में भी हालत बहुत बेकार थी। जो लोग सर्विस प्रोवाइडर है, अगर जैसे कि मैं सपोज मैं ना चार्टर्ड अकाउंटेंट में हूं, नहीं सपोज नहीं है, मैं हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। 1 जुलाई 2017 के पहले मैंने अगर किसी को सर्विस दिया, तो मेरे को क्या लगाना पड़ता था, सर्विस टैक्स। अब मेरे को ऑफिस में ना 6 कंप्यूटर लगते थे, 6 कंप्यूटर। मैंने कंप्यूटर क्या किया मालूम है क्या, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लिया, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से लिया। 1 जुलाई 2017 के पहले की बात चालू है, 1 जुलाई 2017 के पहले की बात चालू है, सुनो 1 जुलाई 2017 के पहले बात। बताओ मैन्युफैक्चर कंप्यूटर के ऊपर क्या क्या लगाएगा, जल्दी बोलो। मैन्युफैक्चरर कंप्यूटर के ऊपर क्या क्या लगाएगा, जल्दी बोलो। क्या क्या लगाएगा, अरे बोलो ना। वैट लगाएगा, और मैन्युफैक्चरर से लिया है मैंने, एक्साइज मैन्युफैक्चरर ड्यूटी, से एक्साइज ड्यूटी भी लगाएगा। एक्साइज ड्यूटी। तो सुनो, मेरे को अगर कंप्यूटर मैंने 6 लिए हैं मैंने, तो एक्साइज ड्यूटी का मुझे रिफंड लेते आ रहा था, लेकिन मुझे वैट का रिफंड नहीं लेते आ रहा था। मतलब वैट का मुझे एडजस्टमेंट नहीं मिल रहा था। मतलब अरे ये क्या बात हो गई रे, मैं सीए हूं यार, मेरा कंप्यूटर मेरी मशीनरी है, इसके बिना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तुम इसके ऊपर का वैट मेरे सर्विस टैक्स के साथ सेट ऑफ करो ना यार, काहे को नहीं कर रहे हो सेट ऑफ, मेरा काम ही ये है, इसके बिना मेरा काम नहीं होने वाला है। लेकिन सर्विस टैक्स ने बोला था यू कैन नॉट टेक सेट ऑफ वैट। क्यों, अरे क्यों रे, जरा सोचो ना क्यों। क्योंकि सर्विस टैक्स किसका था, सेंट्रल का स्टेट, अरे बोलो ना सर्विस टैक्स किसका था, सेंट्रल का स्टेट, अरे बोलो जल्दी। सर्विस टैक्स किसका था, कल लिखवाया मैंने आपको, लेविड बाय एंड कलेक्टेड बाय whom, लेविड एंड कलेक्टेड बाय whom, जल्दी बोलो, अरे जल्दी सेंट्रल बोलो। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। और स्टेट क्या था, स्टेट वैट किसका था, सेंट्रल क्या स्टेट, स्टेट। तो सेंट्रल बोलता था मैं स्टेट का सेट ऑफ नहीं दूंगा तुमको, लेकिन एक्साइज का सेट ऑफ दूंगा। क्यों एक्साइज का सेट ऑफ दूंगा, क्योंकि वो मेरे दायरे में है, सेंट्रल का सेंट्रल में है, अपन एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन स्टेट के ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। क्यों, क्योंकि है ना मन्नू के जमाने में है ना कभी भी है ना स्टेट और सेंट्रल में यूनिटी नहीं थी। अभी थोड़ा बहुत इनके जमाने में है ना थोड़ा स्टेट और है ना सेंट्रल में यूनिटी आ गई है। क्यों, इसीलिए तो उन्हें यूनिटी करके एक ही एक्ट बना दिया, जीएसटी। समझा क्या नहीं समझा एवरीवन, अरे बोलो ना समझा क्या नहीं समझा। यस अब मुझे ये सर, यस बताओ सर। सर्विस टैक्स, अब मुझे ये बताओ सर्विस टैक्स, वो मैंने क्या किया था, कंप्यूटर मंगाया था, कहां से मंगाया था मैंने कंप्यूटर, सपोज है ना हैदराबाद से मंगाया था या फिर नागपुर से मंगाया था। कंप्यूटर आ गया, कहां तक आया, एमआईडीसी के वो चौक तक। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, अरे बोलो ना क्या भरना पड़ेगा वहां पे, एंट्री टैक्स भरना एंट्री पड़ेगा, टैक्स। एंट्री टैक्स किसका था, स्टेट क्या स्टेट, सेंट्रल, स्टेट क्या सेंट्रल। स्टेट, तो बताओ क्या सर्विस प्रोवाइडर वाले को उस एंट्री टैक्स का बेनिफिट मिलेगा क्या, हाँ जरा सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ, हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नो, क्यों, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे में यूनिटिक्स नहीं थी कुछ भी, तो बोलता था नहीं बाबा तुमने वो पे किया है ना, अपन कुछ सेट ऑफ वेट ऑफ नहीं देंगे, अपन कुछ रिफंड रिफंड नहीं करेंगे, अपन कुछ एडजस्ट वेडजस्ट नहीं करेंगे, तुमको जो भरने का है भरो बाबा, अपन नहीं करने वाले। वो तुम्हारे गवर्नमेंट ने लगाया है, अहमदनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लगाया, महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लगाया, अपन को कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। सो
यहाँ पे मतलब सर्विस प्रोवाइडर को भी स्टेट वैट के ऊपर सेट ऑफ नहीं मिलता था, सीएसटी के ऊपर भी सेट ऑफ नहीं मिलता था, लग्जरी टैक्स, ऑक्ट्राई, एलबीटी के ऊपर भी सेट ऑफ नहीं मिलता था। तो देखो बेचारा डीलर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, एक बेचारा डीलर है जो सिर्फ है ना सीएसटी भरता रहता है, बाहर के स्टेट से माल खरीदता है और बाहर के स्टेट को बेचता है, बाहर के स्टेट से मटेरियल खरीदता है और बाहर के स्टेट को बेचता है। मतलब सपोज मेरी एक ऐसी फैक्ट्री है जहां तमिलनाडु से गुड्स आते हैं, मैं यहाँ पे बनाता हूं और पूरा का पूरा गुजरात में बेचता हूं। तो बताओ, तमिलनाडु वाला जो बना इंसान भेजेगा मेरे को, तो वो सीएसटी लगा के भेजेगा, क्यों? क्योंकि इंटर स्टेट है। जब मैं यहां से गुजरात को बेचूंगा तो भी सीएसटी लगाऊंगा, लेकिन सीएसटी दोनों में सेट ऑफ नहीं होता था। अरे ऐसा ही लॉ था रे बाबा। क्यों लॉ था ये? क्यों लॉ था ये? क्योंकि सीएसटी कलेक्ट कौन करता था? सीएसटी स्टेट कलेक्ट कौन करता था? हाँ, सीएसटी लगाता कौन था? सेंटर। और कलेक्ट कौन करता था? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा ए नको रे बाबा, इसमें पहले से लोचा है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करता है, कलेक्ट में करता है, मैं कुछ एडजस्टमेंट नहीं देने वाला तुमको। हाँ, तो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होती थी। एडजस्टमेंट्स और सेट ऑफ क्या होगा ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, क्योंकि आपको मैं पहले प्रॉब्लम बताना चाहूंगा, फिर बाद में जब सॉल्यूशन देखूंगा ना तब आपको मजा आएगा, ठीक है। यस, आगे बढ़ते हैं अपन, सुनो ध्यान से। तो सीएसटी में भी है ना was levied by the center and collected by the states. The set off of CST was not available to anyone. No manufacturer, no dealer, no traders, no service tax provider. किसी को भी इसका सेट ऑफ नहीं मिलता था। नेक्स्ट, एलबीटी का, ऑक्ट्राय का, लग्जरी टैक्स का, एंटरटेनमेंट टैक्स का किसी को भी सेट ऑफ नहीं मिलता था। चाहे वो मैन्युफैक्चर हो, चाहे वो ट्रेडर्स हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर्स हो, किसी को भी सेट ऑफ नहीं मिलता था। क्यों? अरे लॉ ही वैसा बना दिया था। अरे उन्होंने इतना लॉ में झंझट मारी की थी उन्होंने कि पूछो मत। देखो, इतना कॉम्प्लेक्स, इतना कंफ्यूजिंग, इतने ही प्रॉब्लम्स 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 का ये था आपका पिछला एक्ट 1 जुलाई 2017 के पहले। यस और नो एवरीवन, आपको भी समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम में कितनी ज्यादा सीरियसनेस है? कि इतना ज्यादा मतलब बेचारे इंसान को अगर एक बिजनेस चलाना हो तो उसको इतने सारी चीजों का प्रॉब्लम होता था, ठीक है, इतने ज्यादा प्रॉब्लम। ये अनिकेत कौन है? वो जैसे कान में खुजा रहा है ना, वो अनिकेत है अपना, ठीक है। आकांक्षा ऐसे बैठी हुई है, और ये अपना कौन बैठी हुई है? सृष्टि बैठी हुई है ऐसे, है ना। और ये अपना महेश, ये सो गया, महेश अपना सो गया, ठीक है, ओके। ये अपना महेश, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। तो सोचो, अब बताओ मुझे, सच्ची में बताओ, क्या आपके सिलेबस में एक्साइज, सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, वैट, ये सब होना अच्छा लगेगा आपको? क्या सिर्फ एक ही जीएसटी अच्छा लगेगा? अरे बोलो ना कमीनो, हाँ जीएसटी बताओ। एक ही जीएसटी अच्छा लगता है, लेकिन जीएसटी आपको वैट। जीएसटी के जो सीरियसनेस, क्यों ये जीएसटी अच्छा हो गया, क्या अभी आपको सच में लगने लगा है? सर सच में सर, मोदी जी ने सही बोला, जीएसटी इज नथिंग बट गुड एंड सिंपल टैक्स। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। क्या सच में ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है? जरा देखते हैं। इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकला उस दिन 30 जून 2017 को रात को 12 बजे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की गई थी पार्लियामेंट में, और वहां पे एक घेर डाला था। घेर, घेर जैसे नहीं क्या अपना कार में घेर होता है, वैसे घेर उन्होंने चालू किया, और वहां पे स्क्रीन पे आ गया 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आ गया भारत देश में। वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स। इन सारे बच्चों के परेशानियां दूर करने के लिए एक नया बच्चा पैदा हुआ 1 जुलाई 2017 को, और वो बच्चा एग्जैक्ट 12 बजे पैदा हुआ था। और वो बच्चे का नाम क्या रखा हमने? देखो कितना प्यारा सा बच्चा आया है हमारे पास, ओके। 1 जुलाई 2017 को बॉर्न हुआ था, जिसका नाम हमने रखा जीएसटी। ये उसका निकनेम है, और उसका पूरा नेम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या सच में गुड इस नाइट, बच्चे, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। हाँ बाबा ठीक है, ओके, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। क्या इस बच्चे ने सच में ऐसे मुस्कुराते हुए हमारे लाइफ में भी मुस्कुरान पहना की है क्या नहीं की है? किसी भी सीए से पूछ लेना, जवाब दे देंगे वो, ठीक है, ओके। और जवाब 2-3 लाइन में नहीं देंगे, 2-3 घंटे में दे देंगे आपको, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी लाया क्यों गया, जरा देखते हैं। अ स्टेप टूवर्ड्स डेवलप्ड कंट्री। सारे कंट्रीज घुस रहे हैं ना इसमें कुएं में, तो हम भी घुसेंगे, चलो, ओके। टू रिमूव द कॉम्प्लेक्सिटीज इन डायरेक्ट टैक्स। ये सही बात है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी थी। क्या सच में कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई क्या बढ़ी? वो अपन बाद में देखेंगे। टू रिमूव द कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या है?
एक गिरा तो बाकी सब गिर जाते हैं, उसको बोलते हैं कास्केडिंग। एक प्रोविजन नहीं समझा, बाकी सारे प्रोविजन नहीं समझेंगे आपको। ये एक प्रोविजन का एक्साइज ड्यूटी का इफेक्ट वैट पे आएगा, वैट का इफेक्ट कहीं ना कहीं कस्टम्स में आएगा, कस्टम का इफेक्ट कहीं ना कहीं सर्विस टैक्स में आएगा, और सर्विस टैक्स का इफेक्ट कहीं ना कहीं में भी वैट या एंट्री टैक्स में आएगा। एक के बाद एक के बाद एक लोचे थे यहाँ पे। टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू, अगर गवर्नमेंट ने अगर कंप्लायंस सिंपल कर दिया, सारे के सारे एक ही एक्ट कर दिए, तो इंसान को एक ही एक्ट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे, ऐसे अलग अलग स्टैगर्ड मैनर में नहीं देने पड़ेंगे। अगर स्टैगर्ड मैनर में नहीं देने पड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि लोग जो है बोलेगा एक ही लॉ है ना, कितना मांग रहे 18% दे दे, 28% दे दे, खत्म कर रहे बाबा। वो 5-5 लॉ में अलग अलग 5%, 6%, 6%, 60% देने से एक साथ मांग रहे ना, दे दे बाबा, खत्म कर। मे भी उसके वजह से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाए। हाँ बच्चा लोग, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा, कितना बढ़ा जरा बता देता हूं मैं आपको। जरा आप मुझे अंदाजे से बोल सकते हो कि गवर्नमेंट को ये लॉकडाउन वॉकडाउन छोड़ दो, आप लॉकडाउन के पहले की अगर हम बात करेंगे, पिछले नवंबर, दिसंबर, जनवरी की अगर अपन बात करेंगे, एक जस्ट गेस करो, गेस करो, गेस करो, सिर्फ गेस करने के लिए बोल रहा हूं। गवर्नमेंट को अंदाजा जीएसटी से कितना रेवेन्यू आता है हर महीने? गेस करो, तुक्का मारो यार, तुक्का मारो, एक तुक्का तो मार के देखो, पूरे इंडिया में जीएसटी का रेवेन्यू कितना आता होगा? अरे बोलो, अरे शर्म छोड़ो यार, बाद में बोलो तो सही ना, कितना मिलता होगा? अरे बोलो यार, अरे कुछ तो तुक्का लगाओ ना यार, कुछ तो तुक्का लगाने के लिए बोल रहा हूं। देखो ना तुम्हारे दिमाग में कितनी हाइट होती है, कितना दिमाग में जाता है, अरे बताओ ना यार, अरे बताओ। हाँ 10 crore. 10 करोड़ बस? जरा 10 करोड़, अरे इतनी बड़ी 1000 आबादी है यार। करोड़ 85,000 करोड़, ओके यू आर नियर बाय। 1000 करोड़ 1000 करोड़, अरे बस रे बाबा, इतना ही। रुक अभी दिखाता हूँ लाइव। भारत को 1 लाख करोड़ आता है। यस एवरीवन, 1 लाख करोड़ आता है। अभी ये पिछले महीने में है ना, पिछले महीने की बात है, ये लॉकडाउन के प्रोविजंस खुल गए ना, 90,000 करोड़ मिला है उनको, 90,000 करोड़ मिला है। यस एवरीवन, दिखा देता हूँ, लो लाइए। हाँ, पता तो चले ये सर इतने पैसे क्या करते हैं सर, इतने पैसे महीने के। सोचो ना, आपके पास एक बैंक अकाउंट है जो महीने में आपको 1 लाख करोड़ मिल रहे हैं यार, महीने में 1 लाख करोड़ मिल रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन 2019-20, ये देखो आपके सामने, पिछले साल का दिखा रहा हूँ, लॉकडाउन का नहीं दिखा रहा हूँ मैं। देखो आपके सामने जीएसटी कलेक्शन, ये देखो यहाँ पे, इसका कंपैरिजन पिछले साल से भी दिया गया है आपको इसी लाइन में। जरा देखो, ये देखो यहाँ पे एवरीवन, यस एवरीवन गो थ्रू इट। आपको बड़ा सा एक दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखो, दिख रहा है क्या तुमको? 1,03,000 करोड़ पिछले अप्रैल 2018 में, अप्रैल 2019 में 1,13,000 करोड़, मई 2018 में 94,000 करोड़, मई 2019 में 1 लाख करोड़। देखो 1 लाख की फिगर ही आ रही, 1,13,000, 1,99,000, 1,02,000, 98,000, 2,000 करोड़ का फर्क है रे बाबा सर, ऐसा नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। बट ये कंटिन्यूसली करीबन 1 लाख करोड़ के बीच में आती थी। इस साल का देखें लॉकडाउन में क्या हुआ, जरा देखते हैं वो भी। लॉकडाउन में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अरे बोलो ना, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? अरे बोलो ना कमीनो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ चलो दिखा देता हूँ आपको 2020 एंड ये 21 में क्या पोजीशन हो गया, जरा देखो। पिछले साल के अप्रैल में 1,13,000, इस साल के अप्रैल में आए हार्डली 32,000 करोड़। पिछले साल के मई में 1 लाख करोड़, इस बार के आए थे 62,000 करोड़। पिछले साल के जून में थे 99,000, इस साल 90,000 है। अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,02,000 के सामने 87,000 करोड़। अपन इसके सामने जरा इनकम टैक्स का निकालेंगे क्या? अरे बोलो ना, इनकम टैक्स का निकालूं क्या? फिर पता चलेगा ना कि सर इनका, यस सर भारी, क्या हमारे यूडी सर भारी? अरे बोलो ना, कौन भारी निकलेगा? जरा देखते हैं अपन इनकम टैक्स कलेक्शन इनकम टैक्स कलेक्शन 2019-20 देख लेते हैं अपन, ठीक है। बोलो एवरीवन, अरे बोलो ना यार, पूरे साल भर में, पूरे साल भर में 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ है यार, पूरे साल भर में
पूरे साल भर में यार 5 लाख और 6 लाख करोड़, ये देखो ये उनके बजट होते हैं। उन्होंने बजट किया था कि 19-20 में 5 लाख करोड़ का इनकम टैक्स होगा, 5,69,000, उनको मिला 5,29,000। ओके, कॉर्पोरेशन टैक्स का उन्होंने बजट किया था 766, उनको मिला 671। डायरेक्ट टैक्स का पूरा मतलब बाकी के सारे डायरेक्ट टैक्स का मिलके पूरा मिलके 13 लाख, ये दोनों मतलब डायरेक्ट टैक्स ना, इनकम टैक्स प्लस कॉर्पोरेशन टैक्स, 13 लाख के सामने मिला 12 लाख। जीएसटी का ये उनका बजट उसके लिए था सिर्फ 6,63, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स मिलके पूरा 1 लाख 11 लाख 19 आया था, उनके सामने उनको 10 लाख मिला हुआ है। ठीक है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इतना दिया गया, अलग अलग दिया गया। तो बताओ कौन ज्यादा भारी हो गया? अरे बोलो ना, कौन ज्यादा भारी हुआ? जरूर बोलो ना यार। हाँ सर, इन शॉर्ट, GST and indirect tax happens to be the major tax revenue, and direct tax या income tax happens to be the minor tax revenue for the government. Okay, so IDT सर heavy है, क्यों? क्योंकि सर पता ही नहीं चलता है आपने टैक्स भरा है। जब आप इतने सारी चीजें खरीदते हो, शॉपिंग करते हो, आप उसमें जीएसटी भर देते हो, पता भी नहीं चलता है। इनकम टैक्स देने में जान पे आता है, क्यों? क्योंकि पहले से जितना कमाते हो उतना तो दिखाते नहीं हो, और जितना दिखाते हो उसके ऊपर का टैक्स भरना पड़ता है, वो भी आप आराम से भरते हो। आराम से यार, भरेंगे अपन बाद में, ठीक है। और साल में 1 बार या 2 बार भरना पड़ता है। जीएसटी तो हर महीने हर दिन भरते रहते हो, आपको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। ओके, इवन आप जो ये टाटा स्काई का सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसमें भी आपका जीएसटी घुसा हुआ है। अरे हाँ या नहीं? अरे हाँ या नहीं एवरीवन? जो इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन भरते हो, उसमें भी जीएसटी घुसा हुआ रहता है। अरे हाँ या नहीं? टेलीफोन का जो सब्सक्रिप्शन लेते हो, उसके अंदर भी जीएसटी घुसा हुआ है, क्योंकि वो सारे के सारे जीएसटी के साथ ही भरते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ टैक्स रेवेन्यूज फॉर द गवर्नमेंट हैपेंस टू बी इनडायरेक्ट टैक्सेस रेदर देन डायरेक्ट टैक्सेस। तो कंक्लूजन बता दो ना यार, कौन भारी? अरे बोलो ना यार। हाँ, मैं एक रिकॉर्ड करूंगा, यश सर को भेजूंगा। कौन भारी? अरे बोलो ना यार। अरे बोलो ना, कौन भारी? यश सर क्या मैं? चलो आगे बढ़ते हैं। फाइन। सो हाँ, ओके, थैंक यू, थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। सो टू इंक्रीज द गवर्नमेंट रेवेन्यू, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लॉन्ग रन। क्यों लॉन्ग रन? क्योंकि इतने सारे टैक्सेस का जो सेट ऑफ नहीं मिलता था, जीएसटी में उन्होंने सेट ऑफ हर जगह पे अवेल करने के लिए बोला है। बोला आपको हर एक चीज का सेट ऑफ मिलेगा। आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो भी मिलेगा, आप मैन्युफैक्चरर हो तो भी मिलेगा, आप ट्रेडर हो तो भी मिलेगा। हर जगह पे सेट ऑफ मिलेगा, मतलब हर जगह पे एडजस्टमेंट मिलेगी आपको। एडजस्टमेंट क्या है बता देता हूं, टेंशन मत लो। टू प्रमोट डिजिटलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में डिजिटलाइजेशन हो जाए इसके लिए। Subsume of various taxes now into one GST, one nation, one tax, one market। जरा देखते हैं कौन से टैक्सेस जीएसटी में घुस गए। क्या बात है सर! सेंट्रल एक्साइज घुस गया, कस्टम्स का पार्शियल घुसा हुआ है, पार्शियल अभी भी है। सर काय को सर पूरा घुसा देते थे ना, टेंशन मत लो। सीएसटी पूरा घुस गया, सर्विस टैक्स पूरा घुस गया, वैट पूरा घुस गया, एंटरटेनमेंट टैक्स पूरा घुस गया, एंटी टैक्स पूरा घुस गया, परचेस टैक्स पूरा घुस गया, लग्जरी टैक्स पूरा घुस गया। तो सोचो, आपको अगर 8 से 9 एक्ट बोले पढ़ने के लिए, और अगर एक एक्ट बोल रहे हैं पढ़ने के लिए, तो आप कौन सा पढ़ोगे? जीएसटी पढ़ोगे क्या 8-9? सर जीएसटी पढ़ेंगे अपन, एक ही एक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही एक्ट से। तो बता दो मुझे, क्या अभी 8-8 9-9 लोग अलग से रखने की जरूरत है क्या? एक इंसान भी रखा तो भी चलेगा। अरे बोलो ना, एक इंसान भी रखा तो भी चलेगा। लेकिन उस जीएसटी में भी कॉम्प्लिकेशन है, एक इंसान से काम नहीं होगा, मिनिमम 2 लोग तो रखने ही पड़ेंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं अपन। So subsume of various taxes into one GST। तो बताओ, क्या सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के ही टैक्सेस घुसे जीएसटी में, क्या स्टेट के भी घुसे? सेंट्रल के ही घुसे क्या स्टेट के भी घुसे? अरे बोलो ना हाँ या नहीं? स्टेट के कौन? स्टेट के भी घुसे। तो क्या संविधान आपको अलाउ कर रहा था ये? क्या संविधान आपको अलाउ कर रहा था क्या? 1 जुलाई 2017 के पहले का संविधान। सर 1 जुलाई 2017 के पहले और संविधान क्या कहता था? नहीं बाबा, ये चीजों में सिर्फ स्टेट ही कर सकता है, सेंट्रल नहीं कर सकता है। अरे ये चीजों में सिर्फ सेंट्रल ही कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता है। तो क्या जब हमने इतने सारे एक्ट को एक एक्ट में घुसाया, तो क्या संविधान को चेंज करना पड़ा क्या नहीं करना पड़ा? बताओ मुझे, लॉजिकली बताओ, क्या संविधान में पढ़ा। अमेंडमेंट लानी पड़ी क्या नहीं? अमेंडमेंट लानी पड़ेगी। तो संविधान यस में क्या सर। है? यस सर। आर्टिकल्स है, अलग अलग आर्टिकल्स है, तो हर आर्टिकल में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ा। और जहां आर्टिकल में बदलाव करने की जगह ही नहीं थी, तो हमने क्या किया? एक नया आर्टिकल डाल दिया। और बोलो, कभी होता है कि नहीं होता है? कभी कभी आपने कोई एक लाइन भूल गए हो लिखने के लिए, तो आप क्या करते हो? ऐसे स्टार मार्क करके नीचे दिखा देते हो। अरे बोलो ना हाँ या नहीं? आप दिखाते हो क्या नहीं दिखाते हो? या पीटीओ यस करके सर। दिखाते हो? वैसे ही संविधान में अगर जगह नहीं थी, तो हमने स्टार मार्क करके एक नया प्रोविजन डाल दिया, नया आर्टिकल डाल दिया। सुनो बच्चा लोग,
क्योंकि ये जब बदलाव चालू थे 2017 को, अगर 1 जुलाई को मुझे जीएसटी लॉ लेके आना था बिजनेस इंडिया में, तो जरूरी था कि मैं अपने संविधान को पहले चेंज करूं। संविधान को चेंज करने की राइट किसको? संविधान में कोई भी जाके चेंज करेगा? सृष्टि बोलेगी नहीं सर संविधान बरोबर नहीं, जाके मैं चेंज करके आती हूँ। कौन चेंज करेगा? जरा बताओ, कौन चेंज करेगा? पार्लियामेंट। बड़े बड़े लोग जो अपने मिनिस्टर लोग हैं, यूनियन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, सब मिलके, और सब चेंज करके हो जाएगा क्या? ठप्पा उप्पा भी चाहिए? किसका ठप्पा चाहिए जरा बोलो ना, किसका ठप्पा चाहिए? साइन वाइन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की तो साइन लगेगी। राष्ट्र प्रेसिडेंट की साइन लगती है बच्चा लोग, प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट अरे गहरे नत्थु गेरे की बात सुनेगा कि प्राइम मिनिस्टर की बात सुनेगा? अरे बोलो ना, अरे गहरे नत्थु गेरे की बात करेगा प्राइम प्राइम मिनिस्टर। मिनिस्टर के लिए परवानगी के लिए कौन जाएगा? सर फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर सब मिलके बेचारे प्राइम मिनिस्टर के पास जाएंगे, बोला ये अपने को ये सब चेंज करने का है कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी जाके 1 जुलाई को जीएसटी आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। तो उससे साइन मांगने गए, तो उसने साइन मांगा, बोला ओके मैं अप्रूवल देता हूँ, मैं ना अपना तब कौन था रे प्रेसिडेंट? प्रणब मुखर्जी का मैं साइन मार के आता हूँ, ठीक है? तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी का साइन लिया। किस किस पे चेंज लिया? देयर वेर अराउंड 8 टू 9 आर्टिकल्स जिसमें बदलाव लाया गया, और 3 नए आर्टिकल्स लेके आइए, और 3 नए आर्टिकल्स के सेक्शन नंबर, आर्टिकल नंबर याद करके लो बच्चा लोग। 246 ए, 269 ए, 279 ए, प्लीज लिख के लो। ये 3 आर्टिकल्स में बदलाव आया था, नए आर्टिकल्स आए थे नए, बाकी सारे अमेंडमेंट थी, बट ये 3 नए आर्टिकल आए थे जस्ट बिकॉज टू एंश्योर जीएसटी शुड कम इनटू प्लेस फ्रॉम 1 जुलाई। 3 आर्टिकल्स नए आए थे। आपको बाकी आर्टिकल्स के अमेंडमेंट के बारे में पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन इन 3 नए आर्टिकल्स के बारे में पूछा जा सकता है। 246 ए, 269 ए, 279 ए, 3 नए आर्टिकल्स की जगह बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। सोचो, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का संविधान में 3 नए आर्टिकल्स घुसाए गए थे जस्ट टू एंश्योर कि 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में जीएसटी लागू हो। अब बताओ, यश डागा के कहानी में जो कल बताया गया था, बताओ क्यों 7 दिन लेट हुआ था जम्मू कश्मीर में? क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको वो हरी सिंह की कहानी सुनाई, तो सब प्रेसिडेंट की साइन के बेसिस पे लागू नहीं हुआ जम्मू कश्मीर में, वहां के चीफ मिनिस्टर के और वहां के एक्ट में भी बदलाव लाना पड़ा। उसके लिए 6 दिन का वक्त लग गया, और 6 दिन के वक्त के बाद 7 तारीख से जम्मू एंड कश्मीर में जीएसटी लागू हुआ। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? एवरीवन प्लीज रेज योर हैंड। समझा क्या नहीं समझा? यस एवरीवन, सर। यस सर। एवरीवन अंडरस्टूड? मजा आ रहा है क्या नहीं आ रहा है? अरे बोलो जीएसटी में मजा आ रहा है क्या नहीं? अरे हाँ या नहीं आ बोलो। रहा है। यस सर। मजा आ रहा है? यस एवरीवन। तो सुनो ध्यान से, क्या 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 आर्टिकल में बदलाव आया और कौन से नए नए आर्टिकल आए। So as so many central and state laws were going to get subsumed into one law and one act, hence it was essential to amend various provisions of constitution. The constitution of India was being amended by passing a separate act. The act name was कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट। उन्होंने एक 101st अमेंडमेंट का अलग से एक बुक बनाया और बोला कि इस बुक में जो जो आपको बोला गया है ना, कहां कहां चेंज करना है, कहां कहां नया आर्टिकल लाना है, वो मैं आपको देता हूं। तो मतलब उन्होंने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लेके नहीं गए प्राइम मिनिस्टर के पास कि साइन करो। अरे वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव लाया है ना, ये अलग से बुकलेट है। ये बुकलेट प्राइम मिनिस्टर को बताया, बोला ये साइन लगेगी आपकी और प्रेसिडेंट की साइन लगेगी। अगर इसमें साइन कर लिया ना, तो समझ लेना कॉन्स्टिट्यूशन में अभी अमेंडमेंट आ गया, ठीक है? तो 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 का उन्होंने बनाया, और उस पे ना प्रस्ताव रखा किसके सामने? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के आगे प्रेसिडेंट। इसमें क्या क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट में क्या क्या था? उन्होंने एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 246 ए। क्यों? क्योंकि सर आर्टिकल 246 में क्या था? 246 कल ही तो बताया, जहां पे लेजिस्लेटिव पावर्स बांटे गए थे सेंट्रल एंड स्टेट में। तो अगर स्टेट की राइट अगर छीन ली है कुछ चीजों में और सेंट्रल की राइट ऐड कर दी है, तो ये कहीं ना कहीं तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन आर्टिकल 246 ए में मेंशन है, देखेंगे अपन, टेंशन मत लो। 248 अमेंड करवाया गया, 249 अमेंड करवाया गया, 250 अमेंड करवाया गया, 268 अमेंड करवाया गया, 269 अमेंड करवाया गया। आगे आगे 269 के बाद क्या आएगा? 269 ए नया सब सेक्शन आया।
सब आर्टिकल आया, 270 अमेंड करवा गया, 271 अमेंड करवा गया, 279 ए नया आया और 286 अमेंड करवाया गया, 368 अमेंड करवाया गया। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप बाकी के आर्टिकल को नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, अमेंडमेंट है सिर्फ, ओके। उसके ऊपर मुझे नहीं लगता कुछ आने वाले, और बहुत छुटकू अमेंडमेंट्स है, 2-2 लाइन के अमेंडमेंट्स है, ओके। लेकिन ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि वो 3 नए आर्टिकल्स क्या थे सर, वो 3 नए आर्टिकल्स तो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये संविधान में नए आए हैं सर। पहले के अमेंडमेंट है, यहां वहां कुछ तो प्लस माइनस किया होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है 279 ए। बाकी का मैं आपको पढ़वा भी सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but I do not find any practical relevance for it. The more relevance is on the 3 articles which have been added, and those are 246A, लिख के लो ना प्लीज, 246A, 269A and 279A। याद भी कर सकते हो, 246 तो आपको मालूम है A, 269A, 279A, 9 आखिरी में 99 है, आपको समझ में आता है। दोनों को मैं गैप 10 का है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में बैठ सकता है। और उन्होंने अमेंडमेंट भी की 6th शेड्यूल में और 7th शेड्यूल में। सर बिना 7th शेड्यूल में अगर अमेंडमेंट नहीं किया तो बताओ क्या किया रहेगा उन्होंने, क्या किया होगा बताओ ना। 7th शेड्यूल क्या था हमारा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अगर उन्होंने इस यहाँ पे बदलाव किया ही नहीं रहता था, क्या जीएसटी आता था? नहीं। तो उन्होंने क्या किया होगा, जो जो राइट स्टेट के पास थी वो उन्होंने शिफ्ट कर दी होगी, कहां पे, यूनियन लिस्ट में। और मे भी कुछ जो राइट यूनियन लिस्ट में थी वो उन्होंने यहाँ पे चेंज किया, कुछ तो चेंज किया होगा। तो मतलब there was an amendment in the 7th schedule, there was also an amendment in 6th schedule। 6th schedule मैंने आपको सिखाया नहीं है, टेंशन मत लो, सिखा दूंगा, एक एक करके करेंगे अपन। These amendments are all covered in your page number, आ जाओ आपका पेज नंबर सॉफ्ट कॉपी 633 टू 639 के बीच में, 6 पन्नों का ये आपके पेजेस में दिया गया है। दिखा देता हूं आपके पन्ने, आ जाओ यहाँ पे, दिखा देता हूं आपको, दिखा देता हूं, ये लो, ये आपका मॉड्यूल, ये आपका मॉड्यूल किसका, जीएसटी का मॉड्यूल, ठीक है। जीएसटी का जो मैंने आपको भेजा हुआ है, ठीक है। मैं 1:30 बजे तक ले सकता हूँ ना, विनायक और अनिकेत, मैं 1:30 बजे तक ले सकता हूँ, हाँ या नहीं, हाँ या यस नहीं? सर, ओके यस यस, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके बेटा, थैंक यू। तो आपका यहाँ पे है, नीचे का आ जाता हूँ, 633 टू 639 बता देता हूँ। ये देखो यहाँ से शुरुआत है वो, ये देखो ऊपर, ये देखो, the Constitution of India has been amended by Constitution 105th First Amendment Act 2016 for this purpose to bring out GST laws governing goods and services. Article 246A has been inserted to enable levy of tax of goods and services simultaneously by the good and states or union territories। यहाँ से वो amendment act शुरू होता है। 246A क्या है वो मैं पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लो। ये बाकी के जो 4-4 लाइन के अमेंडमेंट है, 248, 249, 250, 268, 269, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली को नया आर्टिकल है उसको आपको अगर रीड करना है, आप प्लीज रीड करो आज, ठीक है, रीड करो, क्योंकि मैं वो कराने नहीं वाला हूँ। डायरेक्टली ये 246A, 269A एंड फाइनली 279A कराने वाला हूं मैं, जो आपके ये 3 इंपॉर्टेंट है। बाकी के छुटकू छुटकू अमेंडमेंट से आज भी नहीं पढ़े, बाद में जाके जब हमारा पूरा जीएसटी हो जाएगा ना, सारा ये कवर अप हो जाएगा, टेंशन मत लो। क्योंकि आज मैं अगर बारीकी एक एक वर्ड से पढ़ाऊंगा ना, आपका जीएसटी के ऊपर भरोसा निकल जाएगा, आपको कुछ इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कुछ कुछ चीजें मैं प्रायोरिटी के हिसाब से बताऊंगा, आई मे बी कवरिंग दैट लेटर ऑन, लेकिन अब भी प्रायोरिटी नहीं है, अब भी प्रायोरिटी है 3 आर्टिकल्स है, ठीक है, ओके। तो ये आपको 3 आर्टिकल्स मैं आज करा देता हूं। अमेंडमेंट ऑफ 6 शेड्यूल बाद में कराऊंगा, अमेंडमेंट ऑफ 7 शेड्यूल आज करवाऊंगा, मतलब ये इन द नियर टर्म कराने वाला हूं, ओके। एंड फाइनली फिर आगे कार्य बढ़ते हैं। इन शॉर्ट हमारे फर्स्ट चैप्टर में जो आपको ये दिया गया है, ये आज मैं आपको करवा रहा हूं, जरा देखो ध्यान से, थोड़ा सा एक एक करके देखेंगे अपन, ठीक है। और आपको इसकी समरी भी बना के दी है इन्होंने, आगे देखो समरी भी बना के दी है। अगर उनको लगता है कि ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है तो इनको समरी भी नहीं बनाई, इन्होंने समरी भी बना के दी है। देखो किसकी समरी बनाई, सिर्फ ये 3 आर्टिकल की समरी बनाई। मतलब कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट क्लियरली कहता है कि ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंसर्ट किए गए हैं, बाकी के अमेंडमेंट में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके लेट अस गो हेड, जरा देखते हैं ये क्या है, सुनो ध्यान से। 246A जो इंसर्ट हुआ था वो क्या कहता है, माय गॉड, सबसे पहले लाइन नहीं मेरी हालत खराब कर दी। क्या लिखा है,
क्या लिखा है इन 246 ए के नीचे सबसे पहले क्या लिखा है? अरे बोलो ना, कोई तो बोलो। Overrides Article 246. माय गॉड, पहले बॉल पे ही 6। जिस संविधान ने कहा था कि 246 एक्ट के तहत, 246 आर्टिकल के तहत मैं लेजिस्लेटिव पावर दोनों में बांट देता हूं, आज वो 246 ही उन्होंने ओवरराइड कर दिया बाय गिविंग 246 ए। तो 246 ए ने क्या लिखा है? सर मुझे ये बताओ बच्चा लोग, सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाना ये किसका राइट था 1 जुलाई 2017 के पहले? सेंट्रल। Central. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहां लगने वाला है? स्टेट में भी, सेंट्रल में भी, क्या दोनों में से एक जगह पे? क्या दोनों जगह पे? दोनों में, दोनों दोनों जगह. जगह पे। तो अगर 246 ने राइट दिया था सिर्फ सेंट्रल को सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाना था, तो अभी जीएसटी आने के बाद तो दोनों को राइट था। तो बताओ क्या मुझे 246 को ओवरराइड करना जरूरी था क्या? नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सर्विस टैक्स करना था कि नहीं? क्योंकि नाउ द टैक्स विल बी लेविड ऑन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज बाय बोथ स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, दोनों। तो मुझे बताओ क्या 246 को रद्द करना जरूरी था कि नहीं? रद्द करना जरूरी था कि नहीं? हाँ सर, क्योंकि मुझे अभी स्टेट को भी राइट देनी पड़ेगी, तू सर्विस टैक्स के ऊपर कर दे। सर काय को ऐसा किया? कंकरेंट लिस्ट में डाल देते थे ना। अरे नहीं रे बाबा, हाँ वो उसमें डाले रहते थे और कंफ्यूजन हो जाता था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 246 को भंग कर दिया और 246 ए लाया, और उन्होंने कहा कि अभी स्टेट भी है ना, वो गुड्स और सर्विसेज दोनों के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। लेकिन गुड्स भी दो में बंटवारा था। अरे गुड्स के भी दो बंटवारे थे, याद है कि नहीं? गुड्स अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो कौन जाता था? अरे बोलो ना, कौन लगाता था? गुड्स अगर मैन्युफैक्चर कर रहे थे कौन State. लगाता था? बताओ एवरीवन। हाँ, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाता था। कौन सा? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन गुड्स को अगर बेचते थे तो कौन लगाता था? गुड्स को अगर बेचते थे तो कौन लगाता था? स्टेट में। मतलब State. मैन्युफैक्चर अगर किया तो सेंट्रल के पास राइट थी, स्टेट के पास राइट नहीं थी। सेल अगर करते थे तो स्टेट के पास राइट थी, सेंट्रल के ऊपर नहीं थी। अरे सर इतना कॉम्प्लेक्स, तो इसीलिए तो बोला ना 246 ए डाल दिया उन्होंने कहा अभी स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलके गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। हो गया क्या नहीं आसान? अरे बोलो ना हाँ या नहीं एवरीवन, अरे बोलो ना, एक ही लाइन Yes, में sir. आसान हो गया। तो अपन इसीलिए 246 ए आया था, ठीक है? 246 ए इसलिए आया, स्टेट्स कैन लेवी टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ओनली पार्लियामेंट कैन लेवी टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज। सर यहाँ पे पार्लियामेंट ने दूसरे बॉल पे दूसरा 6 मारा। क्यों? अरे आपको बता देता हूं अभी। विद इन द स्टेट अगर कोई गुड्स या सर्विसेज बांटते हो आप, बताओ क्या लगाते हो आप आफ्टर जीएसटी? बताओ क्या लगाते हो? अरे बोलो ना क्या लगाते हो आप? क्या लगाते हो विद इन द स्टेट? मैं भी अहमदनगर का, सृष्टि भी अहमदनगर की, मैंने सृष्टि को गुड्स बेचे, बताओ क्या लगाता हूं मैं? अरे बोलो ना क्या लगाता हूं मैं? एसजीएसटी और CGST. जीएसटी लगाता हूं। एस फॉर मतलब क्या? स्टेट, मतलब आधा रेवेन्यू स्टेट को जाएगा और आधा रेवेन्यू सेंट्रल को जाएगा। हाँ या नहीं एवरीवन? अरे हाँ या नहीं? ओके Yes, sir. नेक्स्ट, मतलब आधा पैसा स्टेट को जाएगा, आधा पैसा सेंट्रल को जाएगा। मैं यहाँ का अहमदनगर का हूं, अनिकेत काबरा बैठा है गुजरात में, मैंने अनिकेत काबरा को गुड्स बेचे, बताओ तो कौन सा टैक्स लगाऊंगा अभी? अरे बताओ ना कौन सा टैक्स लगाऊंगा? आईजीएसटी। आई फॉर मतलब क्या? IGST. आई मतलब इंटीग्रेटेड, आई फॉर इंटीग्रेटेड। एक तरीके से, एक्चुअली सही बात नहीं, एक तरीके से आई मतलब इंडिया भी पकड़ के चलो, आई मतलब इंडिया भी पकड़ के चलो। ये पैसा किसके पास जाएगा? स्टेट को क्या सेंट्रल को? ये पैसा किसको जाएगा? स्टेट क्या सेंट्रल को? सेंट्रल को। और सेंट्रल को पूरा पैसा जाएगा, सेंट्रल फिर बाद में सोचेगा इसका पैसे का क्या करने का है बाद में, ओके? लेकिन सेंट्रल तो अपने पास रख देगा पूरा पैसा, विच मीन्स इंटर स्टेट के ऊपर पैसा कलेक्ट करने की राइट किसके पास थी? इंटर स्टेट के ऊपर Central भाई की. सब सेंट्रल के पास थी। तो क्या वो इंटर स्टेट का जो पहले दिया गया था कि इंटर स्टेट का पैसा कौन रिटेन कर रहा था पहले? अरे कौन रिटेन कर रहा था पहले? बोलो ना, कौन रिटेन कर रहा State था पहले? government. स्टेट गवर्नमेंट सीएसटी में। अब वो कौन रिटेन करेगा? पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट। Central. इसीलिए उन्होंने 246 को भंग कर दिया, रद्द कर दिया, और 246 ए आया और कहा कि सेंट्रल और स्टेट अभी दोनों गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगा सकते हैं टैक्स, लेकिन इंटर स्टेट के ऊपर सिर्फ। अरे बोलो मोदी जी क्या फडणवीस, क्या तुम्हारा वो ठाकरे? अरे बोलो ना मोदी जी क्या ठाकरे? अरे कौन? बोलो रे बाबा। मोदी जी. मोदी जी।
तो मोदी जी। इसीलिए इंटर स्टेट के ऊपर सिर्फ मोदी जी के ऊपर ही राइट मिलेगा। ओके, ये आपको 246A समझा, हाँ या नहीं? एवरीवन समझा क्या नहीं समझा, हाँ या नहीं? यस हाँ। सर। 269A 279A लिख के लो आप, अपन इसको कल लिखें, कल समझेंगे बस, ठीक है? आई मे नॉट बी एक्सटेंडिंग द मोर टाइम, ठीक है? आई हैव 8 मिनट्स, चलो 8 मिनट्स है। हाँ, 269A पार्लियामेंट टू लेवी आईजीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर 269A के तहत सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर अभी भी राइट सर सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे लड़े थे ना, और स्टेट के अंदर की इनकम समझ गया, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कौन करेगा? अरे पार्लियामेंट बोला तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं, पहले भी लेना देना नहीं था, आज भी लेना देना नहीं होगा, वो मैं लेवी करूंगा। क्या? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर मैं ही देखूंगा, तुम नहीं देखोगे। तो 269A को कहा गया स्पेसिफिकली, एक क्लैरिफिकेशन दिया कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी एक डीम्ड इंटरस्टेट सप्लाई कहलाया जाएगा, और वो उसका रेवेन्यू मैं ही लूंगा। आईजीएसटी जो है, जो पैसा मैंने आपको बोला ना मैं आप कलेक्ट करूंगा पूरा, मैं तुम मैं बांटूंगा। अरे बाबा बांटूंगा, टेंशन मत लो, एक अलग से एक रेशो बनाएंगे अपन, बांटेंगे खोपचे में, ठीक है? पार्लियामेंट टू डिटरमाइन प्लेस एंड टाइम ऑफ सप्लाई, सबसे बड़ा चीज। एक्साइज मैन्युफैक्चर के ऊपर लगता था, वैट सेल के ऊपर लगता था, सर्विस टैक्स सर्विसेज रेंडर के ऊपर लगता था। तो सर जीएसटी कब लगेगा? जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? लिख के लो बड़े अक्षरों में बच्चा लोग, जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, सेल नहीं, मैन्युफैक्चर नहीं, सर्विस नहीं, इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। उसका था, उसका है, था नहीं, उसका है। टैक्सेबल इवेंट है सप्लाई, मतलब ऐसे कौन से हादसे जब अगर होते हैं, सिचुएशन में कब होता है कि जब आपको है ना जीएसटी भरने पे लागू हो जाएगा। आपको जीएसटी तभी भरना लागू होगा जब आप सप्लाई करते हो। सर ये सप्लाई क्या है? निवांत देखेंगे, टेंशन मत लो, 2-3 पन्ने का है वो, इतना आसान नहीं है। सप्लाई को मैंने एक लाइन में बोल दिया वैसा नहीं है, 2-3 पन्ने को अपन आराम से सप्लाई क्या होता है वो देखने वाले। बट आज समझ के लो कि जीएसटी is levied or the taxable event of GST is SUPPLY, सप्लाई। एवरीवन सप्लाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है पूरे जीएसटी में। आपको ये सप्लाई यहां से मिनिमम 500-600 बार सुनोगे आप मेरे से, 500-600। अब मैं आगे से कभी भी मैन्युफैक्चर वर्ड यूज नहीं करूंगा, ना ही मैं सेल वर्ड यूज करने वाला हूं। आई विल बी ओनली यूजिंग वन वर्ड एंड दैट इज सप्लाई। द मोमेंट देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, द जीएसटी विल कम इनटू एप्लीकेबल। और जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन और कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, लिख के लो। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन ऑब्लिक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। जहां पे वो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होते हैं, वहां पे वो स्टेट का रेवेन्यू चला जाता है, वहां पे जीएसटी कलेक्ट होता है। एज कंपेयर टू वैट वाज एन ओरिजिन बेस्ड टैक्स, ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल पे थे, वैट वाज ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल। हाउएवर जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन ऑब्लिक कंजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल। That's it. मैं आपको फोटोज भेज देता हूं आज हमने क्या क्या किया हुआ है। अमेंडमेंट जो बाकी आर्टिकल के थे वो आप जरा देख सकते हो अगर आपको पढ़ने हैं तो। जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आया आगे जाके ऑटोमेटिकली समझ आएगा आपको, ठीक है? लेकिन 3 आर्टिकल्स में से 2 आर्टिकल्स मैंने आपको करवाए हैं। लास्ट आर्टिकल बचा है 279A विच इज रिलेटेड टू द जीएसटी टैक्स काउंसिल, वो अपन कल देखेंगे, ठीक है? ओके चलो बाय एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू एवरीवन। एनी डाउट्स, एनी इश्यूज, एनी डाउट्स